था कि जो बहुलवाद की अवधारणा है वो क्या है और उसके उसके जो समर्थक विद्वान हैं उन्होंने किन आधारों पर एक तत्ववादी संप्रभुता की आलोचना की है। आज का अपना विषय है बहुलवाद की जो अवधारणा है वो क्या है, उसके इस अवधारणा को विकसित करने में किन तत्वों ने योगदान दिया है, कौन कौन से मूल सिद्धांत है बहुलवाद के, और उसके बाद क्या कमियां हैं इस बहुलवाद में, और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक चिंतन के रूप में, एक अवधारणा के रूप में बहुलवाद ने क्या 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 योगदान दिया है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि बहुलवादियों ने जो एक तत्ववादी व्यवस्था है उसके विरुद्ध जो तर्क दिए हैं वो किस प्रकार के हैं। इससे पहले ये देखना होगा कि बहुलवाद अवधारणा का विकास क्यों हुआ। तो बहुलवाद की अवधारणा जो है वो ये कहती है कि राज्य कोई एकल शक्ति नहीं है, राज्य विभिन्न संघों से मिलकर बनता है, विभिन्न संगठनों से मिलकर बनता है। तो उन संगठनों पर सर्वोच्च सत्ता इस कारण है कि उन संगठनों से मिलकर बना है, और वो जो संगठन है उनका भी अपना अस्तित्व है, उनकी भी अपनी शक्ति है, उनकी अपनी जो सत्ता है, तो उसको नकारा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन जो सत्ता के जो केंद्र हैं उनके अस्तित्व को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। तो बहुलवाद के जो विकास है उसको विकसित करने में हेगलवाद का बड़ा योगदान रहा है। हेगल ये मानते हैं कि राज्य के अलावा कोई भी संस्था नहीं है, और राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वरीकृत शक्ति है, उस शक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अवधारणा के आधार पर ये कहा जा सकता है कि फिर दूसरा कोई संगठन भी नहीं है। तो पहला कारण हेगलवाद के कारण जो है बहुलवाद अस्तित्व में आया। दूसरा, जो राज्य का कार्यक्षेत्र होता है वो निरंतर बढ़ रहा है, और निरंतर कार्यक्षेत्र बढ़ने का जो प्रमुख कारण है वो यह है कि वर्तमान के जो राज्य है वो अपने आप को लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं, और लोक कल्याणकारी राज्य जो होते हैं वो व्यक्ति की अधिक से अधिक सेवा करने का प्रयास करते हैं, यानी वो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है वो उसका प्रयास रहता है कार्यों को बढ़ाने का। तो यदि शक्ति में का विभाजन नहीं किया जाएगा तो केंद्र में शक्ति और कार्य इतने अधिक बढ़ जाएंगे कि वे सफलता के सभी कार्य कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसा कि प्रोफेसर वार्ड ने कहा है कि अगर केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ होगी तो उसे पक्षाघात और दूरवर्ती सिरों पर रक्त अल्पता उत्पन्न हो जाएगी, अनेमिया हो जाएगा। यानी ज़्यादा कार्य केंद्र के पास भी नहीं होने चाहिए, और दूसरा जो दूरस्थ इकाइयाँ हैं उनको बिल्कुल नकार दिया जाए तो भी अनेमिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कार्यों का विभाजन जरूरी है। तो दूसरा कारण जो रहा बहुलवाद के उत्पत्ति का वो ये कि राज्य के कार्य क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है। तीसरा बड़ा कारण अपन ये मान सकते हैं कि मध्यकाल के अंदर श्रमिक संघ, जिसे गिल्ड कहा जाता है, इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। इसके जो समर्थक विद्वानों में ग्रियक और फिंगस प्रमुख है, मेटलैंड प्रमुख है, वो ये मानते हैं कि मध्य युग में चर्च तथा जो श्रेणियाँ थी उनका प्रमुख स्थान था। राजसत्ता एक केंद्र में स्थापित नहीं होकर समाज के आर्थिक संघों में बटी हुई थी, और वे आंतरिक रूप से स्वतंत्र थे। इस प्रकार मध्यकाल में समुदायों की सत्ता उपयोगी व राज्य के हस्तक्षेप से स्वतंत्र थी। उसी प्रकार वर्तमान समय में सांस्कृतिक आर्थिक समुदायों की स्थिति पाई जाती है। अतः समुदायों को राज्य के समान स्वीकार करते हुए सामाजिक सत्ता संघात्मक होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है वो सहायक तत्व रहा बहुलवाद की उत्पत्ति के अंदर, वो व्यक्तिवादियों का प्रभाव रहा। और व्यक्तिवादी ये मानते हैं कि जो व्यक्ति जो होता है वह अपने व्यक्तित्व का तभी विकास कर सकता है जब उसको अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाए। तो बहुलवादी भी राज्य की शक्तियों को कम करना चाहते हैं, परंतु दोनों में अंतर यह है कि व्यक्तिवादी व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य मानते हैं, वहीं बहुलवादी श्रेणियों और संस्थाओं को अधिकार देने के पक्षधर हैं। वहीं
वर्तमान समय में लोकतंत्र में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की तुलना में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की मांग की जा रही है, और व्यावसायिक जो प्रतिनिधित्व है वो बहुलवादी संघों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट कारण जो रहा बहुलवाद के विकास का, वो अंतर्राष्ट्रीय विचारों का विकास हुआ, क्योंकि वर्तमान समय में कोई भी राष्ट्र अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरे देशों के साथ संबंध रखने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी राष्ट्र अपने आप को सर्वोच्च सिद्ध करने का प्रयास करता है तो ये ठीक नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बाधा उत्पन्न होती है। संपूर्ण मानवता की दृष्टि से भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की संप्रभुता को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करें, वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को विकसित करें, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सम्मान करें। इसके कारण भी बहुलवाद का विकास हुआ है। फिर वर्तमान समय में जो श्रमिक वर्ग है उसका बहुत तेजी से उत्थान हुआ है, और अब जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो पतन की ओर है, समाजवादी व्यवस्थाएं लोकप्रिय होती जा रही है, और समाजवादी व्यवस्था के साथ ही अब ग्लोबल व्यवस्था के अंदर जो प्रोडक्टिव इकाइयाँ हैं उसके अंदर श्रमिक प्रमुख है, और श्रमिकों के बड़े संगठन है, श्रमिकों का कोई देश नहीं है, श्रमिकों की कोई सीमा नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर बहुलवाद का विकसित होना संभव है। वहीं जो विधि शास्त्री है, नेक्स्ट बिंदु के रूप अपन देख सकते हैं, उनका मानना है कि राज्य का आदेश न होकर ऊपर की वस्तु है क्या? कानून राज्य का आदेश नहीं होकर उसके ऊपर की वस्तु है। विधि का स्रोत केवल संप्रभु के आदेश नहीं है, बल्कि कानून एक अत्यंत उपयोगी वस्तु है जिसका निर्माण विधानमंडल द्वारा लोकहित में जनप्रतिनिधियों की सहायता के लिए किया जाता है, और ये धारणा संप्रभुता के एक तत्ववादी प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत है। जब ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो बहुलवाद की स्थापना में सहायक तत्व है, और जो बहुलवाद के समर्थक विद्वान हैं उसमें ग्रियक, दुर्खिम, बार्कर, फिंगिस, कोल, लिंडसे, क्रैब, मैटलैंड, ड्यूगी और लास्की प्रमुख है। लास्की सबसे प्रमुख विचारक माने जाते हैं बहुलवाद के, और ये बहुलवाद की जो विचारक है वो ये मानते हैं कि बहुलवाद जो है के अनुसार राज्य केवल एक समुदाय है, सर्वोच्च संगठन नहीं, राज्य एक समुदाय है। दूसरा मूल सिद्धांत है राज्य समाज का एक अंग मात्र है, राज्य भी दूसरे संगठनों की भांति समाज का एक अंग है। तीसरी विशेषता या मूल सिद्धांत यह है कि बहुलवाद नियंत्रित राज सत्ता में विश्वास करते हैं, यानी अराजकता में विश्वास नहीं करता। फिर उसके बाद कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च होते हैं, ये इस अवधारणा का मानना है, बहुलवाद का मानना है। बहुलवाद नेक्स्ट विशेषता यह है कि वे विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है, राज्य के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जनतंत्रवादी विचारधारा है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करती है। इस प्रकार बहुलवाद जो है वो इस बात पर बल देता है कि राज्य के अंदर जो भी संगठन है, जो व्यावसायिक संगठन है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जो संघ है, उनके अस्तित्व को भी स्वीकारा जाना चाहिए, उनकी सत्ता को भी स्वीकारा जाना चाहिए। फिर जब हम इसके महत्व की बात करते हैं कि जो बहुलवाद है इसका महत्व क्या है, तो एक बात तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बहुलवादी दर्शन में सत्य का कुछ अंश अवश्य है, लेकिन जैसा कि गैटिल ने कहा है कि बहुलवाद कठोर और सैद्धांतिक विधानवादिता तथा ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध एक सामाजिक और स्वागत योग्य प्रतिक्रिया है। तथापि बहुलवाद के कारण ही विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला, संघों के अस्तित्व को स्वीकारा गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आदर्श को अपनाया गया। प्रोफेसर आशीर्वादम के शब्दों में ये एक ऐसे सिद्धांत के रूप में प्रभु सत्ता के परंपरागत विचारों की ज्यादाइतियों को ठीक करता है और उसकी कमियों को पूरा करता है। बहुलवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पर जब ये संप्रभुता के सिद्धांत को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करता है तब यदि व्यर्थ नहीं तो खतरनाक अवश्य हो जाता है। निश्चित रूप से बहुलवाद सत्ता के अंधे केंद्र स्थापित करता है, लेकिन इन सत्ता के केंद्रों को नियंत्रित करने के लिए एक संप्रभु की आवश्यकता तो होती है।